नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक राज्य का मतलब, सबसे पहले हम प्रशासन का अर्थ देख लेते हैं। प्रशासन का अर्थ वैसे तो आप लोगों को विदित है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से पढ़ा था। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द, प्रशासन शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी भाषा के एड प्लस मिनिस्ट्रेट से बना है, जिसका अर्थ सेवा करना या प्रबंध करना होता है। जब से आप लोग देखते हैं कि हस्तक्षेपवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य। हस्तक्षेपवादी राज्य केवल 3 प्रकार के कार्य करने की इजाजत देता है राज्य को: बाहरी सीमाओं की रक्षा करना, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना, एवं न्याय व्यवस्था करना। जबकि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य अत्यधिक बढ़ जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के जन्म से पूर्व से लेकर ता जिंदगी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, व्यक्ति राज्य से जुड़ा रहता है। राज्य को अगर व्यक्ति के जीवन से निकाल दिया जाए तो व्यक्ति का जीवन पंगु बन जाता है और व्यक्ति के संसार के छोड़कर चले जाने के बाद तक, उसके अंतिम क्रिया तक राज्य जुड़ा रहता है। तो ये सारे कार्य, इतने सारे कार्य, चाहे जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तब से वह राज्य उसके बारे में चिंतित होता है। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, बच्चा स्वस्थ और निरोग आए, इसलिए किया जाता है। जन्म के समय सरकारी अस्पताल उसके बच्चे को किसी प्रकार की बच्चा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इसलिए सुविधाएं तैयार रखते हैं। बच्चा आने के बाद में जच्चा और बच्चा अगर आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, कुपोषण के शिकार हैं, तो कल्याणकारी राज्य द्वारा उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाता है, दवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अगर बच्चा बीमार या जच्चा बीमार हो जाती है तो सरकारी अस्पताल निःशुल्क जांच और दवा उपलब्ध करवाते हैं। और बच्चा जब स्कूल जाने लायक होता है तो सरकारी विद्यालय उसके इंतज़ार में रहते हैं। सरकारी विद्यालय में वर्तमान समय में कल्याणकारी सरकार द्वारा मिड डे मील के अलावा पाठ्य पुस्तकें और स्टेशनरी सामान और यहाँ तक कि कपड़े भी, ड्रेस भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। आगे बच्चा पढ़ता है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, पढ़ाई में होशियार है, तो राज्य कल्याणकारी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य राज्य द्वारा किए जाते हैं, जैसे छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाना और करना। सरकारी सेवा लायक होने पर, यानी अगर वो पढ़ लिख कर सरकारी सेवा के लायक हो जाता है तो सरकारी सेवा में जाने के लिए विभिन्न पद खाली रहते हैं। विभिन्न एग्जाम देकर किसी अपनी इच्छा अनुसार सर्विस प्राप्त कर सकता है। वृद्धावस्था आने पर और वह असहाय होने पर राज्य द्वारा उसको वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन के अलावा भी बीमार अगर होता है तो राज्य के द्वारा उसके निःशुल्क जांच और दवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अगर किसी कारण अगर बारिश की अधिकता की वजह अतिवृष्टि हो गई, कम होती है तो अनावृष्टि हो गई, अकाल गिर गया, महामारी आ गई, वर्तमान समय में जैसे कोविड-19 महामारी है, उसको रोकथाम के लिए राज्य
पूरी तरह से प्रयासरत है, अथवा कृषि जैसे टिड्डी दल आया हुआ वर्तमान समय में, तो टिड्डी दल को भगाने के लिए भी हमारा कल्याणकारी राज्य पूरा प्रयास करता है, उस पर नियंत्रण करने के लिए, उसको भगाने का या उसको नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करता है। तो ये सारे कार्य कल्याणकारी सरकार की योजनाएं तो होती हैं, लेकिन ये करता कौन है? ये सारे कार्य प्रशासनिक मशीनरी द्वारा किए जाते हैं, जो प्रशासकीय राज्य के रूप में हम देखते हैं। प्रशासकीय राज्य के विकास के कारण हम आप देखते हैं, पुनर्जागरण सबसे पहला कारण है, पुनर्जागरण, द एज ऑफ, चलो, प्रशासकीय राज्य की जड़ें पुनर्जागरण से प्रारंभ होती हैं और फ्रांसीसी व अमेरिकी क्रांति तक जाती हैं। यानी इस दौरान बुद्धिजीवियों ने विश्वास, धर्म में विश्वास, वर्ण व्यवस्था में विश्वास आदि के लिए उचित कारणों को खोज की। इस प्रकार इस तार्किक सोच ने मनुष्य को अपने जीवन में सही निर्णय लेने व विकास करने का साधन उपलब्ध करवाया। ये तार्किक सोच ही सामाजिक संस्था में प्राचीन प्रणालियों यथा राजतंत्र, अभिजात तंत्र, धर्मतंत्र आदि के स्थान पर स्वतंत्रता व समानता को जन्म दिया। इस प्रकार तार्किक सोच, जिसके कारण समाज का पुनर्गठन व विकास हुआ, ने प्रगतिशील काल और आधुनिक प्रशासनिक राज्य का विकास किया। दूसरा कारण है प्रशासनिक राज्य के विकास के दूसरा कारण औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने समाज व प्रशासन में जटिलताएं उत्पन्न की, प्रशासन के कार्य में और अधिक वृद्धि की। राज्य पहले कानून व्यवस्था में लोक कल्याण के विषय को ध्यान में रखता था। अब लोग औद्योगिक क्रांति के बाद नए नए संसाधनों व यंत्रों के विकास के बाद नई नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने के कारण प्रशासन के लिए औद्योगिक क्षेत्र एक नई एवं बृहद जिम्मेदारी हो गई। इस क्षेत्र में दो नए वर्गों का जन्म हुआ, श्रमिक वर्ग और उद्योगपति। उद्योगपति उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी लगाता है, तो वह उस पूंजी से ज्यादा धन कमाने का प्रयास करता है। श्रमिक वर्ग उस उद्योग में काम करता है, तो उद्योगपति उन श्रमिकों से ज्यादा काम लेना चाहता है, कम मजदूरी देना चाहता है और उनका शोषण करना चाहता है। ऐसे में वो अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है। दूसरी तरफ मजदूर वर्ग काम कम घंटे करना चाहता है, काम के घंटे निश्चित करना चाहता है, न्यूनतम मजदूरी चाहता है और अन्य सामाजिक और अन्य सुविधाएं वो चाहता है। तो इस प्रकार से दो वर्ग स्थापित होने पर आपस में तनाव उत्पन्न हुआ। इन दोनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रशासकीय राज्य का आज्ञा आया, तो इसका उदय के रूप में हम देखते हैं। तीसरा कारण है शहरीकरण। शहरीकरण की वजह से भी प्रशासकीय राज्य का काम बढ़ा। शहरों में जो पहले जनसंख्या बहुत कम जनसंख्या शहरों में रहती थी, तो जो जनसंख्या शहरों में ज़्यादा बढ़ी, तो वहाँ सरकार द्वारा भी कार्य अधिक किए जाने लगे। जैसे वहाँ के रहने के लिए आवास, परिवहन, पेयजल, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना आदि ऐसे विषय हैं जिनका विकास व नियमन प्रशासन की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक प्रशासन का उदय। जैसा कि आपको मालूम है, 1887 में वुड्रो विल्सन द्वारा एक जो लेख लिखा गया था, उस लेख के आधार पर प्रशासन और राजनीति को अलग अलग किया गया
और वुड्रो विल्सन ने कहा था कि किसी कानून का निर्माण करना या किसी संविधान का निर्माण करना सरल है, लेकिन उसको चलाना कठिन है। तो वुड्रो विल्सन का इशारा प्रशासकीय मशीनरी की ओर था, जो सशक्त प्रशासकीय मशीनरी की ओर था। इसलिए यहाँ पर क्योंकि राजनीति में सिर्फ जन भावनाओं और मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है, जबकि प्रशासन एक व्यावसायिक क्षेत्र है जिसमें उचित तकनीक, नियम, विनियम, प्रक्रिया आदि का पालन करते हुए राजनीतिक प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक मंदी एवं आर्थिक नियोजन। औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिकरण ने सरकारों को आर्थिक नियोजन के लिए प्रेरित किया ताकि संसाधनों का तार्किक उपयोग किया जा सके और समान वितरण किया जा सके, जो कि तात्कालिक परिस्थितियों में पूंजीवाद के विरुद्ध समाजवादियों की मांग थी। इस प्रकार सरकार के आर्थिक नियोजन का विकास नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामाजिक संकट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने कई समस्याओं को जन्म दिया। जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संसाधनों के एकीकरण का समर्थन करता है, तो समाजवाद संसाधनों के विकेंद्रीकरण एवं समान वितरण का पक्षधर है। अतः प्रशासन के इन दोनों में संतुलन स्थापित करने के लिए मूल्य निर्धारण, अतिसंग्रहण, कालाबाजारी, रोजगार सृजन, कार्य स्थितियों में सुधार, शाख नियंत्रण, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, ब्याज दरों का नियमन, आयात निर्यात पर नियंत्रण, वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने व उनके नियमन करने जैसे कई विषयों को प्रशासन द्वारा प्रारंभ करना पड़ा। अगला पॉइंट है प्रदत्त विधायन का विकास। प्रदत्त विधायन क्या होता है? प्रत्यायोजित विधान। जैसा कि आपको मालूम है, आप लोगों को मालूम है कि प्रत्यायोजित विधान व्यवस्थापिका द्वारा कार्य की अधिकता की वजह से अपने कानून की मोटी मोटी रूपरेखा बनाकर उसमें तकनीकी समस्याएं जो आती हैं तो उनको कार्यपालिका पर छोड़ देता है और कार्यपालिका उन बारीकियों से जो खालिस्तान होते हैं उनको भरता है। तकनीकी जानकारी की वजह से उन खालिस्तानों को भरता है। वो होता है प्रत्यायोजित विधान। व्यवस्थापिका कानून के निर्माण का काम करती है, कार्यपालिका कानून की क्रियान्वयन का काम करती है और न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर प्रत्यायोजित विधान जो है या प्रदत्त विधान है, इसका मतलब है कि व्यवस्थापिका का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाना, जो कि प्रत्यायोजित है। नेक्स्ट पॉइंट, लोक कल्याणकारी राज्य का उदय। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, लोक कल्याणकारी राज्य के अस्तित्व में आने से व्यक्ति के कल्याण के लिए हमारी सरकारें अत्यधिक काम करते हैं। काम के दबाव में आ गई, काम के दबाव तो लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा जनता के कल्याण के लिए ज़्यादा कार्य हाथ में लेने से नए नए विभागों का सृजन हुआ, नए नए विभाग खोलने पड़े। उन विभागों में प्रशासनिक कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो इस प्रकार जो कल्याणकारी राज्य के कार्य हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, तो वो प्रशासकीय राज्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय राज्य का विकास।
20वीं शताब्दी के मध्य तक समाजवाद एवं लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं ने अपनी चरम स्थिति प्राप्त कर ली थी तथा इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के संसाधनों पर सर्वाधिक सार्वजनिक स्वामित्व, संसाधनों का समान वितरण, सभी को समान अवसर प्रदान करने जैसी आवश्यकताएं महसूस की जाने लगी। इसके फलस्वरूप राष्ट्रों के संसाधनों, जिनमें प्राकृतिक संसाधन यथा वन, खनिज, जल, उद्योग, वित्तीय संसाधन यथा बैंक, बीमा, ऋण आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण से सरकार के पास इनके संचालन, नियंत्रण, नियमन के अधिकार आ गए। अतः अब इनके प्रबंधकों की नियुक्ति से लेकर उनसे संबंधित नियम बनाने तक के कार्य सरकार के पास आ गए। अंततः प्रशासन तंत्र की स्थिति और मजबूत हुई।